पहले हम समझ लेते हैं ज्वाइनिंग टाइम होता क्या है। जब आप किसी पोस्ट से एक पोस्ट यहाँ पे आप काम कर रहे थे, मान लो किसी मिनिस्ट्री में, आप टेक्निकल रेजिग्नेशन लेके यहाँ जाते हो, तो यहाँ जाने के लिए आपको टाइम दिया जाता है ज्वाइन करने का, उसे हम ज्वाइनिंग टाइम कहते हैं। अगर ये दोनों सेम ही स्टेशन में है तो आपको एक दिन का टाइम मिलता है बस। और स्टेशन अलग है, ये अलग शहर में है, ये अलग, बट रेजिडेंस चेंज नहीं हुआ है तो भी एक ही दिन मिलता है। ठीक है। अब मान लो आपका ट्रांसफर यहाँ से यहाँ हुआ बट रेजिडेंस चेंज हुआ है, यहाँ कुछ अलग रेजिडेंस था, यहाँ कुछ अलग रेजिडेंस है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलता है। मैक्सिमम 15 दिन का मिलता है अगर डिस्टेंस 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। सो ये यहाँ लिखा हुआ है, टू ज्वाइन ऑन ट्रांसफर इन पब्लिक इंटरेस्ट। एम्प्लॉय खुद रिक्वेस्ट करके खुद को ट्रांसफर करवाए ना तो नहीं मिलेगा, सरकार का ट्रांसफर किया हुआ होना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब ये है। टू ज्वाइन न्यू पोस्ट, सेम स्टेशन पे भी हो सकता है, सेम स्टेशन पे हमने देखा एक दिन मिलता है, और न्यू स्टेशन पे भी हो सकता है। ठीक है। ओके, सो ये जो भी एम्प्लॉयज होते हैं ना, उन्होंने मान लो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर दिया है, ठीक है, और वो पुरानी सर्विस अपनी काउंट कराना चाहते हैं, यानी टेक्निकल रेजिग्नेशन लेके आए हैं, तो उन सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलेगा। ठीक है। और परमानेंट या टेम्परेरी, ये वर्ड कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, परमानेंट और टेम्परेरी एम्प्लॉयज। ठीक है। टेम्परेरी का मतलब ये नहीं है कि वो मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल वगैरह नहीं है। टेम्परेरी का मतलब है वो पोस्ट टेम्परेरी है, फॉर द टाइम बिंग बनी हुई पोस्ट है। हमने FR रूल्स में पढ़ा था ना, टेम्परेरी पोस्ट का मतलब क्या है। फाइन। सो ये हो गया हमारा परमानेंट एंड टेम्परेरी एम्प्लॉयज, एंड परमानेंट या प्रोविजनली परमानेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जिनका अपॉइंटमेंट हो जाता है किसी रिजल्ट या एग्जाम के बेसिस पे। ठीक है। और उन्होंने चुना है कि हमारी पास्ट सर्विस काउंट कराई जाए, ये कीवर्ड है। अगर नॉर्मल रिजाइन करके आए हैं फिर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, टेक्निकल रेजिग्नेशन लेके आए होने चाहिए। ठीक है। टेक्निकल रेजिग्नेशन का मतलब है प्रॉपर चैनल से NOC लिए एग्जाम अप्लाई करने के लिए, फिर सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन के बाद अपनी पास्ट सर्विस वो काउंट कराना चाहते हैं जहां वो ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। और सरप्लस स्टाफ को भी दिया जाता है। मान लो किसी डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा स्टाफ हो गए थे, ठीक है, उनको कहीं और ट्रांसफ़र किया गया किसी और डिपार्टमेंट में, तो उनको भी ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। अच्छा, फिर देखते हैं, ऊपर हमने देखा कि सरप्लस स्टाफ था, उनको कहीं और भेज दिया, इतनी सी बात थी। यहाँ पे हुआ है कि पूरी एस्टैब्लिशमेंट ही रिड्यूस कर दी, यानी वहाँ स्टाफ वगैरह काम कर रहे थे, जो भी काम था एक पर्टिकुलर डिवीजन का, वो ही बंद कर दिया उन्होंने। तो अब ये जो स्टाफ है ना, मान लो यहाँ इन्होंने शुरू किया था काम, ठीक है, 3 साल इन्होंने सर्विस दी, यहाँ पे रिड्यूस कर दिया, इस एस्टेब्लिशमेंट को खत्म कर दिया, मतलब यहाँ खत्म कर दिया। ठीक है। तो खत्म करने के 1 महीने बाद, 1 मंथ, इस पीरियड के अंदर अंदर अगर उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया तो उनको ज्वाइनिंग टाइम मिल जाएगा, ब्रेक इन सर्विस नहीं होगा। ठीक है। तो ज्वाइनिंग टाइम मिल जाएगा बट विदाउट पे मिलेगा। ठीक है, विदाउट पे। ओके, सो ये इशू है यहाँ पे। और ज्वाइनिंग टाइम एक केस में और भी मिलता है। मान लो आपका घर किसी रिमोट लोकेलिटी में है, आपको छुट्टी लेके वहां जाना है, तो भी आपको ज्वाइनिंग टाइम मिल जाएगा, बट वंस इन ए कैलेंडर ईयर मिलेगा। और वो रिमोट लोकेलिटी जो है ना, वो डिफाइन की जाएगी अलग से।
ठीक है, ऐसे ही नहीं कह सकता मुंह उठा के कोई भी कि मेरा एरिया रिमोट लोकेलिटी में आता है। ठीक है, साल में एक बार आप जा सकते हो, ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। और जो लोग अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में काम कर रहे हैं, उनको मान लो किसी दूसरे आइलैंड पे होम टाउन है उनका, वहां जाना है छुट्टी लेके, तो भी मिलेगा। क्योंकि देखो, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाना बड़ी बात हो गई अपने आप में। ठीक है, तो उनको भी दे दिया जाएगा। और रिमोट लोकेलिटी भी ध्यान रखना है, वहां पे अगर कोई छुट्टी लेके जा रहा है तो भी मिल जाएगा। रिमोट का मतलब रिमोट है वाकई में। ठीक है, तो ये इसलिए किया जाता है, मान लो कोई बंदा 5 दिन की छुट्टी लेके गया, तो रिमोट ऐसे एरिया में है जहाँ 2 दिन तो पहुंचने में लगते हैं, तो फिर वो छुट्टी का फायदा क्या हुआ। तो इसलिए उसको टाइम दिया जाता है। ठीक है, जब वो वापस आएगा तब भी और जाते हुए भी। ठीक है, और टेम्परेरी ट्रांसफर के टाइम पे ये नहीं दिया जाएगा, बस एक्चुअल ट्रांजिट टाइम दिया जाएगा। ठीक है, कितना ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा, कितना टाइम मिलेगा आपको। देखो, एक दिन तो मिलेगा अगर आपका सेम स्टेशन पे है। सेम स्टेशन का मतलब है सेम म्यूनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशन, सेम सबर्बन एरिया में है। ठीक है, तो भी आपको एक दिन का टाइम मिलेगा बस। ठीक है, और दूसरे स्टेशन पे है तो रेजिडेंस का चेंज नहीं होना चाहिए। अगर रेजिडेंस का चेंज है तो एक दिन का मिलेगा। अगर देखो, रेजिडेंस का चेंज अगर नहीं हुआ है, ठीक है, सेम रेजिडेंस है आपका, तो एक ही दिन का टाइम मिलेगा ज्वाइन करने के लिए। और रेजिडेंस का चेंज इन्वॉल्व है तो वो डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे, कि कितना दूर है, कितनी दूरी है आपके पुराने हेडक्वार्टर में और नए हेडक्वार्टर में। ठीक है, देखो मैक्सिमम हमने देखा था 15 दिन मिलते हैं, अगर दूरी 2000 किलोमीटर हो, यानी यूं मान लो दिल्ली मुंबई लगभग। इससे ज्यादा दूरी है, यानी कोई बंदा नॉर्थ से साउथ जा रहा है, यूं मान लो आप 2000 किलोमीटर तो है मिनिमम, तो उसको मिलेगा 15 दिन, यानी आधा महीना लगभग। और 1000 किलोमीटर से कम है अगर, तो मिलेगा 10 दिन। 1000 से 2000 है तो 10 और 15 के बीच का लगा लो आप, लगभग 12 दिन। ठीक है, और इसमें भी एक कंडीशन है, अगर इसमें 200 किलोमीटर की रोड जर्नी भी इन्वॉल्व है कंटिन्यूअस, तो 10 की जगह ये 12 हो जाएगा, और 12 की जगह ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 मोस्टली आ रहा है इनमें। तो 200 किलोमीटर वाली जर्नी अगर इन्वॉल्व है ना, तो 15 तो 1000 से ऊपर में हो ही जाएगा, और अदरवाइज 12 होगा, 12 से शुरू होगा। सो ये आप स्क्रीनशॉट लेके रखो, आपको याद रहना चाहिए। और अगर आप एयर से ट्रेवल कर रहे हो, हवाई जहाज से, तो आपको 12 दिन पे ही रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम जो है आपको 15 नहीं मिलेगा, 12 ही दिया जाएगा अगर आप एयर से ट्रेवल कर रहे हो तो। ये भी याद रखना है। और आपका घर अगर रिमोट लोकेलिटी में है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी दिया जा सकता है। और जो ये डिपेंड करेगा ना, ये जो डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस जो हमने ऊपर देखी 1000 2000, वो वाली, वो देखी जाएगी कि एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है। ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। कई बार रेलवे वगैरह में ना वेटेड कुछ मतलब उनका हिसाब किताब होता है, कुछ एवरेज वगैरह निकाल के, वो नहीं माना जाएगा, एक्चुअल डिस्टेंस देखी जाएगी। ठीक है, कितनी ट्रेवल की है। और अगर कोई रिमोट एरिया से आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट वगैरह, अंडमान लक्षद्वीप, तो 2 दिन एडिशनल टाइम भी दिया जाएगा। जो हमने ऊपर देखा ना, 15 है तो 15 + 2 17 हो जाएगा मैक्सिमम।
1000 किलोमीटर से कम है तो हमने देखा 10 दिन का मिलता है। अंडमान निकोबार से आएगा तो 2 दिन एक्स्ट्रा, 12। ठीक है। और अगर 200 किलोमीटर बस का ट्रेवल भी है बीच में तो मिनिमम तो 12 मिलना ही मिलना है, और मैक्सिमम 15, 15 दिन। ठीक है, इतना ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। अच्छा, हॉलीडे का कैसे चलता है? मान लो आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग टाइम लिया, मान लो यहाँ पे आपने रिजाइन किया, टेक्निकल रेजिग्नेशन, यहाँ से सर्विस की, यहाँ आपकी ज्वाइनिंग, यहाँ आपने टेक्निकल रेजिग्नेशन दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से आप चलोगे 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 चलोगे, ठीक है, और मान लो यहाँ ज्वाइन करना था बट यहाँ हॉलीडे आ गया। ठीक है, यहाँ है संडे, तो आपको मान लो मिल रहे थे, आप 2000 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल करके आए हो तो आपको मिले हैं 15 दिन। तो यहाँ 15 दिन हो रहे हैं, तो ये जो संडे है ना, तो ये भी आपके ज्वाइनिंग टाइम का पार्ट माना जाएगा, तो इफेक्टिवली आपको 16 दिन मिल गए ज्वाइन करने के लिए। बट यही संडे अगर पहले आ रहा होता तो आप उसको ज्वाइनिंग टाइम का पार्ट नहीं बना सकते थे। ठीक है, तो वो उन्हीं 15 दिन तक ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता। तो मान लो ये संडे यहाँ आ जाता, ठीक है, और यहाँ आपका वो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ रिजाइन किया, संडे यहाँ आ गया, तो एक दिन तो ये संडे वाला हो गया, फिर आपको यहाँ 14 दिन मिलेंगे, फिर आपको यहीं पे ज्वाइन करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो बाद में अगर संडे आ रहा है ना तो उसमें आपकी गलती नहीं है, वो आपका एक्स्ट्रा दिन आपको उसी में काउंट हो जाएगा ज्वाइनिंग टाइम में। ठीक है, सो ये रही हमारी हॉलीडे की बात। और ज्वाइनिंग टाइम का जो कैलकुलेशन है ना, वो ओल्ड हेडक्वार्टर से ही किया जाएगा। मान लो आपका ये मेन हेडक्वार्टर था, ठीक है, इसको मैं लिख दूँ आपका ट्रांसफर किया गया किसी और जगह पे, फिर चाहे वो परमानेंट हो या टेम्परेरी हो। ठीक है, ये आपका नया हेडक्वार्टर है। तो अब जो ज्वाइनिंग टाइम कैलकुलेट होगा ना, वो पुराने हेडक्वार्टर से कैलकुलेट होगा, ना कि इस हेडक्वार्टर से। फिर चाहे आपका ट्रांसफर हुआ हो, है ना, फिर चाहे आपका आपको ऑर्डर जो मिला है वो आप यहाँ रहते हुए मिला हो, है ना, ये लिखा हुआ है ना इधर, वेर एन एम्प्लॉय रिसीव्स द ऑर्डर इन ए प्लेस अदर देन हिज हेडक्वार्टर, कहीं और छुट्टी पे गए हुए थे, वहां आपने ऑर्डर रिसीव किया, तो भी ओल्ड हेडक्वार्टर से काउंट होगा, क्योंकि वही तो आपका मेन हेडक्वार्टर है ना, तो वहीं से ही काउंट होगा, सिंपल बात। सो अब देखते हैं, जो 15 दिन की लिमिट है मैक्सिमम, या 12 दिन की, एज द केस में बी, उसमें क्या एक्सटेंशन भी करवाया जा सकता है क्या? सो एक्सटेंशन जो है ना, मैक्सिमम 30 डेज का मिल सकता है बाय हेड ऑफ डिपार्टमेंट, HOD, और 30 डेज के बियॉन्ड अगर जाना है तो डिपार्टमेंट करेगा, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी सेक्रेटरी जो होता है ना डिपार्टमेंट का हेड, वो करेगा। सो आपको डिपार्टमेंट ध्यान में रखना है। और जो टोटल जो होगा वो 30 डेज के बियॉन्ड 8 दिन और होगा, एक हफ्ता मान लो आप। ठीक है, एक दिन प्रिपरेशन का जोड़ लो और 7 दिन वैसे मान लो आप ट्रांजिट के। सो 8 दिन और मिलेंगे। सो मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम जो है वो 30 + 8, 38 हो गया हमारा। इससे ज़्यादा कोई ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। इसमें थोड़ा सा एक आप अपडेट करना, ये जो 30 दिन है ना, इसमें 8 दिन फॉर प्रिपरेशन है, प्लस जर्नी टाइम जो है ना, ट्रांजिट टाइम, वो अलग है, प्लस हॉलीडे कोई आ रहा हो अगर। ट्रांजिट टाइम में 2-3 दिन लगते हैं, यूँ मान के चलो आप। 2-3 दिन भी नहीं, 2 दिन मान के चलो आप, है ना, मैक्स टू मैक्स।
सो 8 दिन 30 और 8 38 प्लस ट्रांजिट टाइम 38 प्लस ट्रांजिट टाइम, यूँ ध्यान रखो आप। मैक्सिमम इतना एक्सटेंशन दिया जा सकता है। और ये 30 डेज है ना, ये ओवर एंड अबो नहीं है। जैसे 15 मैक्सिमम था प्लस 30 नहीं है ये, 15 प्लस आगे फर्दर 15 और दिया जा सकता है, तब ये 30 बन जाएगा, है ना। 30 से आगे प्लस 8 दिया जा सकता है, प्लस इसमें ट्रांजिट टाइम जोड़ दो, प्लस हॉलीडे जोड़ दो। सो ये पूरी कहानी है। सो पहली बार में मैक्सिमम लिमिट 30 दिन की है, ठीक है। ओवर एंड अबो दिस नहीं है वो। फाइन। अच्छा, मान लो आपको 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिला था, आप आ गए 10 दिन में ही, तो जो 5 दिन है ना, ये आपका ईएल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, अर्नड लीव में, ठीक है। अर्नड लीव हमें पता है साल की 30 मिलती है, हर 6 महीने पे 15-15, तो इसमें ये 5 जुड़ जाएगी आपकी, ठीक है। सो 1 साल बाद आपके पास 35 लीव्स होंगी, 6 महीने बाद 20 लीव्स होंगी, ठीक है। सो ऐसा है, ईएल में जोड़ दिया जाता है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ज्वाइनिंग टाइम भी मिल जाए, प्लस मैं छुट्टी भी ले लेता हूँ थोड़ी, मेरे पास कोई अर्नड लीव वगैरह पड़ी हो वो भी ले लेता हूँ, तो वो भी अलाउड है। वेकेशन भी अलाउड है, बस कैजुअल लीव अलाउड नहीं है, क्योंकि कैजुअल लीव को किसी के साथ कंबाइन कर ही नहीं सकते हम, ये हमने लीव रूल्स में पढ़ा था। कैजुअल लीव को बस आप स्पेशल कैजुअल लीव के साथ कंबाइन कर सकते हो, या फिर आरएच के साथ कंबाइन कर सकते हो, क्योंकि आरएच भी एक हॉलीडे है ना। सो ये कैजुअल लीव का हिसाब है, बाकी कैजुअल लीव को आप किसी भी रेगुलर लीव के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। अच्छा, मान लो वो कोई बंदा जो है वो ट्रांजिट में, रास्ते में है, वो कहीं ज्वाइन करने के लिए जा रहा है इस हेडक्वार्टर पे, मान लो आ रहा है वो यहाँ से, मेन हेडक्वार्टर उसका ये है, तो रास्ते में उसको पता चलता है कि भाई ये यहाँ से ज्वाइनिंग टाइम लेके आया था, ये ध्यान रखना, ठीक है। रास्ते में पता चलता है कि भाई गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया कहीं और जाना है, ठीक है। तो अब इस प्लेस पे जाने के लिए उसको फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए। फाइन, याद रहेगा। ओके, सो ज्वाइनिंग टाइम के दौरान पे कौन सी मिलेगी? सो जिस हेडक्वार्टर से वो आ रहा है ना, वहां जो उसको पे मिल रही थी वो ही मिलेगी, ओल्ड पोस्ट वाली, ठीक है। और वही डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, सारा कुछ मिलेगा, बस कन्वेंस अलाउंस नहीं मिलेगा, ना ही परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, ठीक है। ये याद रखना है हमें, क्योंकि वो ड्यूटी तो कर ही नहीं रहा है ना, तो कन्वेंस किस बात का? कन्वेंस हमने देखा था ना, किसी ऑफिसर का अगर 200 किलोमीटर रोज का आना जाना है, तो उसको कन्वेंस अलाउंस फिक्स दिया जाता है अपनी सैलरी में, बस उसको 3 महीने तक लॉग बुक मेंटेन करके रखनी पड़ती है, वो पहली बार में दिखाई जाती है, उसको हर 2 साल में रिव्यू किया जाता है। सो ये हमने कन्वेंस अलाउंस के बारे में पढ़ा था अलाउंसेस वाली वीडियो में, FRSR की। सो ये कंडीशन है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि जो नए हेडक्वार्टर में जहाँ वो जा रहा है ना, यहाँ से आया यहाँ गया, तो यहाँ वालों को लगने लगता है कि पे तो इनको ही करना है ना, जो नए हेडक्वार्टर वाले हैं, न्यू वाले, तो इनको लगता है कि हम अपनी यहाँ जो इसकी सैलरी है उसके हिसाब से पे करेंगे, बट नहीं, यहाँ जो सैलरी थी ना पुराने हेडक्वार्टर में, उसके हिसाब से उसको ज्वाइनिंग टाइम के दौरान पे मिलेगी, ठीक है, पुरानी जो पे थी। यहाँ आने के बाद तो इसकी फिक्स की जाएगी ना पे फिर से, तो जब पे फिक्सेशन होगा तब उसको पे शुरू हो जाएगी उसकी, बट जब तक ज्वाइनिंग टाइम के दौरान उसको पुराने हेडक्वार्टर की पे मिलेगी। तो यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है कि क्या HRA भी मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है, भले ही वो रह ना रहा हो उस दौरान, ट्रांजिट में हो, बट HRA वगैरह भी दिया जाएगा।
और हाँ, ये लिखा हुआ है ज्वाइनिंग टाइम पे कौन करेगा? वो करेगा जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है जहां वो जा रहा है। और किया पुराने वाले के हिसाब से जाएगा, पुरानी पे के हिसाब से। ठीक है। अब ज्वाइनिंग टाइम के दौरान हम इंक्रीमेंट का देखते हैं। सो ज्वाइनिंग टाइम जो है ना, वो इंक्रीमेंट के लिए काउंट होगा। ठीक है। जैसे आपकी जो पुरानी पोस्ट थी ना, सब्सटेंटिव पोस्ट, उस पे बिल्कुल आपको मान लो इंक्रीमेंट मिल रहा है। ये आपका मान लो ज्वाइनिंग टाइम है आपका 15 दिन का। मान लो यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट की डेट आ रही है, तो इंक्रीमेंट यहाँ मिल जाएगा और इस पीरियड में आपको इंक्रीज्ड पे मिलेगी। ठीक है। ज्वाइनिंग पे जो है ना, ज्वाइनिंग टाइम पे, वो आपको बढ़ के मिलेगी। ठीक है। और ये आपको जो पैसा मिलेगा ये बाद में मिलेगा जब आप ज्वाइन कर लोगे ना, ऑन ज्वाइनिंग ड्यूटी। ठीक है। इंक्रीज्ड पे आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो एक तरह से देखा जाए तो आपकी जो पोस्ट है ना, जहां आप ज्वाइन करोगे, मान लो आप लेट से कहीं पे जूनियर एओ थे, आप डब्ल्यू की पोस्ट पे आ गए हो। ठीक है। 15 दिन का ये आपको ज्वाइनिंग टाइम मिला था, यहाँ आपका इंक्रीमेंट आ गया। सो एक तो ये जो ज्वाइनिंग टाइम वाला पीरियड है, ये डब्ल्यू की पोस्ट पे जब आप जाओगे तो उसके लिए भी काउंट होगा इंक्रीमेंट के लिए। फाइन। और पुरानी पोस्ट पे तो हो ही रहा है। ये कुछ इस तरह से होता है, देखो थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ मैं। मान लो ये पीरियड आपका ज्वाइनिंग पीरियड है 15 दिन का, तो आपका मान लो 1 जुलाई जो है वो डेट ऑफ इंक्रीमेंट है, और आप ज्वाइन करते हो मान लो 1 अप्रैल को करते हो आप, ज्वाइन किया आपने। तो आइडियली तो आपको 6 महीने पूरा करना चाहिए, पर आपका ये जो पुरानी सर्विस कंटिन्यूएशन में है ना, तो मान लो 1 जुलाई आपका डेट ऑफ इंक्रीमेंट था, तो 1 जुलाई को ही मिलेगा। तो अप्रैल मई जून जुलाई, भले ही आपको 4 महीने ही हुए हैं अभी ज्वाइन किए हुए, 6 महीने नहीं हुए हैं, फिर भी 1 जुलाई को मिल जाएगा, क्योंकि ये पुराना जितना भी पीरियड था ना, ये इंक्रीमेंट के लिए काउंट होगा। ठीक है। तो ये 6 महीने में काउंट हो जाएगा आपका पुराना पीरियड। ठीक है। तो आपकी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट सेम रहेगी। सो आपको सिंपली याद रखना है बस, ज्वाइनिंग टाइम जो है इंक्रीमेंट के लिए काउंट होगा, इतना याद रहेगा। ओके। आप देखते हैं कोई एम्प्लॉय खुद रिक्वेस्ट कर रहा है ट्रांसफर के लिए। ठीक है। मान लो उसको अपने घर के पास जाना है या स्पाउस के पास जाना है। ठीक है। वहां पे वो ट्रांसफर चाहता है, उसने रिक्वेस्ट की, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो ज्वाइनिंग टाइम नहीं दी जाएगी। ठीक है। सो नो ज्वाइनिंग टाइम विल बी एडमिसिबल। वो छुट्टी लेके जा सकता है, रेगुलर लीव, फाइन। या कोई हॉलीडे आ रहा है बीच में, तो उसका यूज कर सकता है वो। और ये जो भी पीरियड है इंटरवीनिंग, हॉलीडे वाला या जो छुट्टी वाला है, इसकी भरपाई, इसकी पे कौन करेगा? वो करेगा जो डिपार्टमेंट जहां वो ज्वाइन करेगा, वो डिपार्टमेंट पे कर देगा। सेम सिंपल रूल है, सिंपल प्रिंसिपल। तो जहां जा रहा है वो पे करेगा। सो हॉलीडे या छुट्टी लेके जो भी पड़ रहा है वो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मान लो किसी एम्प्लॉय का यहाँ पे टेन्योर पूरा हो गया, यहाँ टेन्योर पोस्ट थी, मान लो 3 साल के लिए वो आया था इस हेडक्वार्टर में, तो यहाँ जाएगा वो यहाँ से। ठीक है। तो वो अपनी चॉइस के हेडक्वार्टर पे जाता है ना, चॉइस मांगी जाती है ना। तो टेन्योर पूरा होने के बाद अगर जा रहा है ना, तो उसको ज्वाइनिंग टाइम मिल जाएगा। ठीक है। कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो उसको जाना ही जाना है, टेन्योर पूरा हो गया है, उसका जाना मजबूरी है, पब्लिक इंटरेस्ट में जा रहा है वो, खुद की मर्जी से थोड़ी ना जा रहा है, अपनी इच्छा से नहीं जा रहा है ना, पब्लिक के लिए जा रहा है वो, पब्लिक इंटरेस्ट में। तो ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा ऐसे केस में। ओके। यहाँ कुछ एफएक्यूज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो किसी बंदे के पास उसके ईएल अकाउंट में 295 दिन पड़े हैं।
295 ईएल पड़ी है उसके पास, ठीक है। सो कितना ज्वाइनिंग टाइम मैक्सिमम उसके ईएल अकाउंट में और क्रेडिट कर सकते हैं? सो 5 दिन का और कर सकते हैं, क्योंकि 300 मैक्सिमम ईएल एक्यूमुलेट कर सकते हैं ना हम। तो 295 प्लस 5, 294 होता तो 6 और कर पाता वो, ठीक है। सो ये 5 इसका आंसर होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो है ना 300 ईएल हमारे अकाउंट में हो सकती है। फिर है, कैन द बेनिफिट ऑफ इंक्रीमेंट बी ग्रांटेड ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम? ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम नहीं, आफ्टर ही ज्वाइंस ड्यूटी। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद जहां भी वो गया जिस भी डिपार्टमेंट में, वो दे देगा। आगे, कैन ज्वाइनिंग टाइम बी कंबाइंड विद कैजुअल लीव? आंसर इज नो, बिकॉज कैजुअल लीव कैन नॉट बी कंबाइंड विद एनीथिंग, एनी रेगुलर लीव। हाँ, आरएच के साथ कंबाइन हो जाती है सीएल, और स्पेशल कैजुअल लीव जो होती है ना एससीएल, उसके साथ भी कंबाइन हो जाती है, क्योंकि ये भी एक तरह की सीएल ही है। सो आरएच और एससीएल को छोड़ दो तो सीएल जो है वो किसी के साथ भी कंबाइन नहीं की जा सकती। फिर है, गवर्नमेंट सर्वेंट रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर, वो खुद रिक्वेस्ट कर रहा है। सो हाउ विल द पीरियड ऑफ ट्रांजिट बी ट्रीटेड? सो उसके लिए रेगुलर लीव सैंक्शन की जा सकती है, ठीक है। और हॉलीडेज वगैरह अगर कोई आ रहे हैं तो उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है, ज्वाइनिंग टाइम के दौरान कौन से अलाउंसेस अलाउड नहीं है? हमने देखा डीए, एचआरए ये सब मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भले ही घर ना हो फिर भी एचआरए तो मिल ही रहा है। और कन्वेंस अलाउंस नहीं मिलेगा, ना ही परमानेंट ट्रैवल